नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल आम आदमी से निकले चेहरे हैं, उस नाते इनकी सरकार से सत्ता और राजनीति का चरित्र बदलना चाहिए। वीवीआईपी कल्चर को झटका लगना था। हकीकत है कि गैर कांग्रेसवादी केंद्र सरकारों में जनता संस्कृति फली और फूली। सरकार और मंत्रियों का व्यवहार सहज व सरल हुआ। मोरारजी की पहली जनता सरकार ताजगी लाने वाली थी। क्या वैसा अब है या अभी भी कांग्रेस की बनवाई वीवीआईपी कल्चर का डर रहा है? भारत का लोकतंत्र वीआईपी कल्चर का मारा हुआ है। एक तरफ वीआईपी और दूसरी तरफ जनता। जनता जो है वह केटल क्लास या कि भेड़ बकरी है। उसे लाइन में लगना होगा, उसे विशेषाधिकार नहीं है। जबकि वीआईपी कल्चर में वाईजेड सुरक्षा है। नेताओं अफसरों की महिमा बनाने वाले, उनके अहम को संतुष्ट करने वाले खास वीआईपी प्रोटोकॉल है। इस वीवीआईपी पने के खिलाफ अन्ना आंदोलन के वक्त से जनता खतबदाई हुई है। इसलिए चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो बहुतों ने सोचा कि भारत में बुनियादी परिवर्तन होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के राज में उल्टा है। तभी उनके मंत्री और सांसद भी वीआईपी प्रोटोकॉल में रत्ती भर कमी नहीं चाहते। इसका एक प्रमाण हवाई अड्डों पर वीआईपी व्यवस्था का जारी रहना है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने एक साल के अच्छे दिन के लक्षण गिनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार का प्रचार कार्यक्रम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सिलसिले में पत्रकारों के एक समूह से मुलाकात की। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के घर पर रात्रि भोज के दौरान हुई मुलाकात में पिछले एक साल के कामकाज पर खुलकर चर्चा हुई। उपलब्धियों और विपक्ष के कारण हुई मुश्किलों का भी जिक्र हुआ। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री एक साल की उपलब्धियां बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या सीधे जनता से रूबरू हो सकते हैं। हालांकि अभी खुद प्रधानमंत्री मोदी इसमें थोड़ी हिचक दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री अगले हफ्ते 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। संसद का सत्र खत्म होते ही वे विदेश जाएंगे, लेकिन वहां से लौटने के बाद वे अपने चुनाव क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि वे दिल्ली से बाहर कुछ राज्यों का दौरा कर सकते हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं व नेताओं के साथ बैठकर एक साल की उपलब्धियां बता सकते हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि संसद सत्र खत्म होते ही सभी सांसदों और मंत्रियों को अपने चुनाव क्षेत्र में जाने को कहा गया है। 12 से 30 मई के बीच सभी मंत्री दिल्ली का दफ्तर छोड़कर अपने अपने इलाके में सरकार की एक साल की उपलब्धियां बताएंगे। महीने के आखिरी हफ्ते में दूरदर्शन पर सरकार की उपलब्धियां बताने वाले प्रोग्राम चलाए जाएंगे। सरकार इस मौके को खास बनाने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी की राजनीति को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। जानकार सूत्रों का कहना है कि उनका भाजपा से मोह भंग हो गया है। दूसरी बार सांसद बने वरुण गांधी भाजपा के पिछले अध्यक्ष राजनाथ सिंह की टीम में महासचिव थे, लेकिन अमित शाह ने उन्हें महासचिव नहीं बनाया। पश्चिम बंगाल का प्रभार उनसे लेकर सिद्धार्थनाथ सिंह को दे दिया गया। अब वरुण के समर्थक लोकसभा चुनाव और हाल में हुए नगर निगम चुनाव का फर्क बता रहे हैं। वरुण के प्रभारी रहते लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, लेकिन निकाय चुनाव में पार्टी बुरी तरह हारी है। भाजपा से मोह भंग की खबरों के बीच वरुण गांधी ने छवि बदलने की कोशिश भी शुरू कर दी है। हाल में उन्होंने अंग्रेजी के एक अखबार को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि शासक और सत्ता को अधार्मिक होना चाहिए, यानी सरकार को धर्म के काम से दूर रहना चाहिए। यह उनके पिताजी के नाना जवाहरलाल नेहरू की लाइन हुआ करती थी। हालांकि खुद वरुण अपने सांप्रदायिक बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं, लेकिन वे अब सेक्युलर राजनीति की लाइन पकड़ते दिख रहे हैं। तभी यह चर्चा भी चली है कि वे कांग्रेस में जा सकते हैं। राहुल और प्रियंका गांधी दोनों से उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। तभी चर्चा है कि कांग्रेस उनको लेकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर सकती है। हालांकि भाजपा के नेता इसे दबाव की राजनीति बता रहे हैं। उनका कहना है कि वरुण खुद को उत्तर प्रदेश में भाजपा का दावेदार घोषित करना चाहते हैं, इसलिए उनके समर्थक कांग्रेस में जाने की खबर उड़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का असम का संकट एक बार फिर खड़ा होता दिख रहा है।
कांग्रेस आला कमान ने बड़ी मुश्किल से असम का संकट सुलझाया था। हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में संभावित बगावत को टालने के लिए बड़ी तिकड़म करनी पड़ी थी। आखिरकार वे सरकार से इस्तीफा देकर अलग हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि वे अपने समर्थकों को एकजुट करके चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि उनके साथ कांग्रेस के 18 विधायक हैं, जो पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ जा सकते हैं। कांग्रेस के नेताओं को तरुण गोगोई के नेतृत्व में असम में वापसी की उम्मीद नहीं दिख रही है, जबकि कांग्रेस नेतृत्व किसी हाल में गोगोई को बदलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के असम के कई नेता मानते हैं कि अब भी अगर गोगोई को बदला जाए तो बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के हाग्रामा महलारी से फिर तालमेल की बात हो सकती है। तब कांग्रेस बदरुद्दीन अजमल की पार्टी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से भी तालमेल की बात कर सकती है और तब पार्टी की टूट का खतरा भी कम हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भाजपा नेताओं की बात कांग्रेस के बागी विधायकों से हुई है। ज्यादातर विधायक बिना शर्त भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये भी चर्चा है कि भाजपा हेमंत बिस्वा शर्मा को सीएम का दावेदार भी घोषित कर सकती है। ऐसे में कांग्रेस हाशिए पर जाएगी और भाजपा बनाम अजमल की पार्टी का मुकाबला बनेगा। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को पूछ सकेंगे। नेपाल सरकार ने भारत और 33 दूसरे देशों से कहा है कि वो अपनी राहत और बचाव टीमों को वापस बुला ले। अब उनकी जगह नेपाल सरकार की मशीनरी काम करेगी। 25 अप्रैल को नेपाल में आए भीषण भूकंप के बाद भारत सहित दुनिया के 34 देशों ने अपनी राहत और बचाव की टीमें नेपाल भेजी थी। इन टीमों ने मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने और लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम किया। अब नेपाल सरकार ने भारत और दूसरे देशों से कहा है कि वो मलबा हटाने वाले उपकरण और इंजीनियर भेजे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल सरकार ने उनसे कहा है कि अब राहत व बचाव का काम पूरा हो गया है, अब मलबा हटाना है और नए सिरे से निर्माण का काम करना है। 10 दिन पहले आए इस भूकंप में 7200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 15,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भारत ने एनडीआरएफ की 16 टीमें नेपाल भेजी हैं, जिनकी वापसी अब शुरू हो जाएगी। जापान, तुर्की, यूक्रेन, संयुक्त राष्ट्र संघ आदि की टीमों की वापसी शुरू हो गई है। दुनिया भर के देशों से भारी मात्रा में राहत सामग्री पहुंची है, लेकिन उनका सही तरीके से बंटवारा नहीं हो पा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर मीडिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मीडिया का एक बड़ा तबका उन्हें और उनकी पार्टी को खत्म करने की साजिश रच रहा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कुछ मीडिया हाउसेज ने उनकी पार्टी खत्म करने की सुपारी ले रखी है। उन्होंने मीडिया समूह को चेतावनी देते हुए कहा कि जिस तरह वो आम आदमी पार्टी के नेताओं का पर्दाफाश कर रहे हैं, उसी तरह उनकी भी पोल खोल दी जाएगी। केजरीवाल ने अपनी सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर का बचाव करते हुए कहा कि अगर उनको जरा भी शक होता तो वो किसी हाल में तोमर का बचाव नहीं करते। गौरतलब है कि तोमर कानून की फर्जी डिग्री के मामले में फंसे हैं। केजरीवाल इसके लिए मीडिया को जिम्मेदार मानते हैं। मीडिया पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि तोमर ने अपना पक्ष रखने के लिए तमाम दस्तावेज मीडिया के लोगों को दिया, लेकिन किसी ने उसे नहीं चलाया। सभी चाह रहे हैं कि तोमर को सरकार से बर्खास्त किया जाए। दिल्ली महिला आयोग ने आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास को एक महिला की शिकायत पर नोटिस जारी किया है। आयोग ने उस महिला के साथ कथित अवैध संबंधों को लेकर कुमार विश्वास को जवाब देने के लिए तलब किया है। महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि विश्वास की वजह से उसका पारिवारिक जीवन तबाह हो रहा है। महिला चाहती है कि कुमार विश्वास सामने आकर सफाई दे। महिला आयोग का नोटिस मिलने के बाद कुमार विश्वास ने कहा कि उस महिला के साथ उनका कोई गलत संबंध नहीं है। उन्होंने मीडिया से कहा कि वो उनके बारे में अपयश न फैलाएं। कुमार विश्वास ने दावा किया कि उस महिला ने उनको भैया कहकर चिट्ठी लिखी है और उसकी शिकायत में अवैध संबंध का कहीं जिक्र नहीं है। शिकायत करने वाली महिला का कहना है कि उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इस बारे में चिट्ठी दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा दिवस के मौके पर आयोजित एक समारोह में कहा कि सिर्फ बुद्ध के रास्ते पर चलकर ही युद्ध से छुटकारा पाया जा सकता है। मोदी ने आज राजधानी में इस मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सबसे पहले नेपाल में भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने दुनिया भर के देशों के राजदूत, बौद्ध भिक्षुओं, शोधकर्ताओं और सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि हम युद्ध से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये बुद्ध के दिखाए रास्ते पर चलकर ही संभव है। इससे पहले प्रधानमंत्री देश के लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए ट्विटर पर लिखा कि भगवान बुद्ध के सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले हफ्ते होने वाली अपनी चीन यात्रा से पहले चीन की सोशल मीडिया की सबसे लोकप्रिय साइट वेबो पर अपना अकाउंट बनाया है। 50 करोड़ सदस्यों वाली इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाने वाले मोदी पहले भारतीय नेता हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर से मिलती जुलती इस साइट पर अपना खाता खोलने के बाद मोदी ने चीनी भाषा मैंडेरिन में लिखी गई पहली पोस्ट में लिखा, हेलो चाइना, वेबो के माध्यम से चीनी मित्रों से संपर्क के लिए उत्सुक हूँ। वेबो पर कनेक्ट विद पीएम मोदी नाम से खुले इस अकाउंट के चालू होने के पहले घंटे में ही इसे 7000 हिट्स मिले हैं। बहुत से ब्लॉगरों ने उनके चीन के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने का स्वागत किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन सहित दुनिया की कई हस्तियों ने वेबो पर अपना अकाउंट खोला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी 14 से 16 मई तक 3 दिन की पहली चीन यात्रा पर जा रहे हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। नरेंद्र मोदी सरकार को न केवल जनता धनी मानी तबकों की हितैषी मानने लगी है, बल्कि उसके ठसके जीने के अंदाज को भी अरबपतियों जैसा माना जाने लगा है। क्या विडंबना है कि एक तरफ राहुल गांधी लोगों के साथ पैदल मार्च करते दिखलाई दे रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी दिल्ली में मेट्रो सफर करके ट्वीट करते हैं कि देखो मैंने मेट्रो सफर किया। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आए 1 साल होने को है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बने भी 3 महीने होने जा रहे हैं। ये दोनों नेता आम लोगों के प्रतिनिधि चेहरे के तौर पर सामने आए थे। नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री दावेदार देश भर में इस बात का प्रचार किया था कि वे चाय बेचते थे और वहां से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया है। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने आम लोगों के मुद्दों पर आंदोलन करके आम आदमी पार्टी बनाई थी। इसलिए यह उम्मीद थी कि सत्ता की संस्कृति बढ़ेगी, शासन से आम लोगों की दूरी घटेगी और आम व खास लोगों में फर्क कम होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सत्ता की वही संस्कृति चल रही है जिसने पिछले 7 दशक में इस देश में अपनी जड़ जमाई है। प्रधानमंत्री दावेदार के तौर पर नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में कहा करते थे कि वे ऊपर से सफाई का अभियान चलाएंगे, यानी शीर्ष पर बैठे लोगों के भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दों की पहले जांच होगी और उन्हें बाहर किया जाएगा। लेकिन 1 साल में एक भी बड़े आदमी या नेता के खिलाफ मामलों की जांच नहीं हुई है। केंद्र सरकार एक बार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जरूर गई थी, लेकिन अदालत ने इससे साफ मना कर दिया। उसके बाद सरकार भी चुप होकर बैठ गई। केंद्र सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का नाम हवाई अड्डों पर विशेष सुविधा प्राप्त लोगों की सूची से हटा दिया है, लेकिन इसके अलावा कोई बदलाव नहीं हुआ है और हवाई अड्डों पर वीआईपी व्यवस्था जारी है। सांसदों और मंत्रियों को मिलने वाली खास सुविधा जारी रखने पर सहमति बनी है। इस पर सवाल उठने और विरोध होने के बावजूद सांसदों और मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएं जारी रखने का फैसला हुआ है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में भी बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार ने कानून में संशोधन करके ये प्रावधान किया है कि रिटायर होने के बाद अधिकारी के ऊपर कोई मामला नहीं चलाया जाएगा। एक खास स्तर के ऊपर के अधिकारी के खिलाफ मामला चलाने के लिए पहले से अनुमति लेने का कानून अब भी जस का तस जारी है, यानी पहले से सांसदों, मंत्रियों, अधिकारियों सहित जिन लोगों को भी विशेष सुविधाएं मिल रही हैं, उनमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली की सत्ता में आने से पहले अरविंद केजरीवाल ने बहुत कायदे से आम आदमी की छवि गढ़ी थी। उन्होंने वादा किया था कि उनके मंत्री बड़ी गाड़ियां नहीं लेंगे, बड़े घरों में नहीं रहेंगे और आम आदमी की तरह काम करेंगे, लेकिन सब इसका उल्टा हुआ है। उनके मंत्रियों ने बड़ी और फैंसी गाड़ियां ले ली हैं और बड़े बंगलों में रहना शुरू कर दिया है। उन्होंने भी अपने विधायकों को संतुष्ट करने के लिए जमकर सत्ता की रेवड़ी बांटी है और दर्जनों विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। दर्जनों नेताओं को दिल्ली डायलॉग कमीशन में रखकर उन्हें भी विशेष सुविधाएं दी गई हैं। इससे जाहिर हुआ है कि सत्ता का बुनियादी चरित्र एक जैसा है। सत्ता में आने से पहले आम आदमी की बात करने और वीआईपी कल्चर खत्म करने की कस्में खाने वाले नेता भी सत्ता में आने के बाद उसी की संस्कृति में रम जाते हैं। फिर वे उसे बदलने की नहीं बल्कि उसे बनाए रखने का काम करते हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद मोदी सरकार के भी वीआईपी कल्चर में रमे रहने की चर्चा करेंगे। वीआईपी कल्चर और प्रोटोकॉल सिरे से लोकतंत्र का विरोधी है। इसलिए
कि मंत्री, अफसर, सांसद या कोई अन्य हाकिम लोकतंत्र में सामान्य नागरिक से ऊपर नहीं होता। इस बात को लेकर मीडिया अभियान चला रहा है। वीआईपी कल्चर को खत्म कराने की चाह जन जन की सोच का हिस्सा है। उसमें क्या मोदी सरकार को खरे नहीं उतरना चाहिए? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, इस समय भारत की सत्ता में जमीन से आम आदमी के बीच में से निकले हुए सत्तावान है, भले वो अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, नरेंद्र मोदी हो, उस सबको देखते हुए क्या राजकाज में, सत्ता में वीआईपी पना खत्म नहीं होना चाहिए? और क्या कुछ खत्म होता हुआ, कम होता हुआ महसूस कर रही हैं आप? कतई नहीं, कतई नहीं, बल्कि वीआईपी जो कल्चर है ओवर द इयर्स बढ़ाई है, फैलता जा रहा है। पॉलिटिशियंस, एमएलएज, एमपीज अपनी जगह हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर पुलिस ऑफिसर, सीनियर आर्मी, सब लोग जुड़ते चले जा रहे हैं इसमें, और जितनी फैसिलिटीज हैं वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। तो मुझे तो आप प्रधानमंत्री गए मेट्रो में, द्वारका जाना था एक फंक्शन में, मेट्रो से ट्रैवल किया, उसका ज्यादा प्रचार नहीं हुआ क्योंकि अर्थक्वेक आ गया नेपाल में, लेकिन वहां भी है ना, अगर पूरा कंपार्टमेंट ही खाली होगा सिक्योरिटी की वजह से, पर एक सिंबॉलिक तरीके से कुछ मैसेज देना चाहा। लेकिन यहाँ तो आपके सिविल एविएशन मिनिस्टर ने तो जस्टिफाई ही किया है, अशोक गजपति राजू ने, कि उनको प्रिविलेज मिलेंगे, विशेषाधिकार मिलेंगे। नहीं नीरजा जी, आपके अपने अनुभव में कांग्रेस की सरकार केंद्र से हटी, मोरारजी देसाई पहले जनता प्रधानमंत्री बने, तो उनके साथ में वहां मंत्री, भले वो जॉर्ज फर्नांडिस हो या तमाम जितने थे, बहुत सहज सरल अपने अंदाज में उस तरह, वैसा क्या बीजेपी के साथ में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, जो नए मंत्री बने, कुछ सहज सरलता नजर नहीं आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। आपने जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह का जिक्र किया, तो वो तो एक पॉइंट, मतलब एक पॉइंट बनाते थे। अब स्वेरिंग इन के लिए जाएंगे तो सबसे मुसा हुआ कुर्ता पहन के जाते थे, मतलब खराब कपड़े, मतलब बिल्कुल सामान्य व्यक्ति वाले कपड़े पहन के जाते थे। मतलब उनको लगता था ये दिखाने के लिए कि हम भी औरों की तरह हैं। आज तो आप देखिए तो हर पार्टी में डिजाइनर जैकेट और ये चल रही है, कुर्ते हैं और घड़ी है और ग्लासेस हैं, मतलब, और सेंट्रल हॉल में बातचीत भी होती है इसी चीज की, कहां से किसने क्या लिया और क्या क्या ब्रांडेड नेम्स हैं। नहीं तो ये इसके पीछे क्या मानसिकता है? क्या आज का नौजवान या कि इनका वोटर इस तरह के डिजाइनर, इस तरह की उसको पसंद करता है, या और पहले नहीं करते थे? क्या है ये मानसिकता, क्यों करे? देखिए, टीवी एक बहुत बड़ी कारण है, क्योंकि इन लोगों को जैसे पार्लियामेंट के बाहर से निकलेंगे तो टीवी के सामने जाना पड़ता है, तो टीवी में आप कैसे पेश आते हैं, बिल्कुल ही जैसे मुझसे हुए, तो उससे खराब लगता है क्या? मतलब ममता बनर्जी अगर सब उस साड़ी में है तो क्या खराब असर होता होगा? ममता ने अपना ब्रांड क्रिएट कर लिया। हाँ, तो वो ब्रांड, वही मैंने कही कि एक बिल्कुल परिधान पहन कर, मतलब ड्रेसेस पहनकर आप अपना ब्रांड बनाए, वो ज्यादा राजनीति में हिट है या ये ज्यादा बेहतर है? देखिए, वो सोचने वाली बात है, इमेजिनेशन की बात है कि अपना ब्रांड आप सिंप्लिसिटी में, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस ने भी तो ब्रांड ही क्रिएट किया ना अपना, वैसा क्रिएट करिए, तो उससे भी लोगों को होता है। वो अपना रबर चप्पल पहन के और बॉर्डर साड़ी, ममता बनर्जी आज भी हैं। तो एक कारण आपने पूछा, ये हो सकता है। दूसरा, लोग इससे परेशान नहीं, ये दिखाना कि आप सादगी में हैं, और सैक्रिफाइस की जो इमेज होती थी पॉलिटिक्स की पहले, वो तो आज है ही नहीं ना। आपका हो सकता है आम लोग भी उसको अब वो महत्व नहीं देते जो पहले देते थे। नीरजा जी, ये नहीं लगता है कि जो सत्तावान है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री या सांसद, वो सचमुच में जनता पर प्रभाव डालने के लिए अपने तामझाम चाहते हैं, तमाम सुविधाएं, विशेषाधिकार चाहते हैं? ये मनोरथी नहीं है? ये भी है जी। देखिए, जब मायावती बहुत बड़ा केक अपने जन्मदिन पे काटती थी जी, और हीरे पहनती थी, डायमंड के नेकलेसेस, मिडिल क्लास तिलमिलाता था, ये क्या है? लेकिन उनका जो सपोर्ट बेस था, वो सोचता था हमारी नेता वहां पहुंच गई जहां अपर कास्ट इतने सालों से राज करते रहे हैं, तो उनको तो खुशी होती थी। वो उस तरीके से नहीं देखते थे। जो जैसे बैकवर्ड क्लासेस हैं, दलित्स हैं,
ट्राइबल्स इतना नहीं, उनको लगता है कि हम भी आगे आ रहे हैं, हम भी वहां पहुंच और रहे वो हैं। अपने उस विशेषाधिकार से, उस वीआईपी पने से अपनी छाप छोड़ते हैं, अपना राजनीतिक मैसेज देते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हमारा नेता पहुंच गया जो जिस जगह पे पहुंचना चाहिए था। तो अगर काफिले में आप गांव में जा रहे हैं और काफिले में आपकी 2 ही गाड़ियां हैं, जी, उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं होने इम्पैक्ट वाला नहीं है, वो होगा। नेता और ही नहीं काफिला है। लंबा होगा, बड़ा होगा तो जितना बड़ा लंबा होगा, जितने और वो स्कूटर्स होंगे, गाड़ियां होंगी 70-80, उसको माना जाएगा असली में। नहीं तो नीरजा जी, फिर अपने भारतीय लोकतंत्र का क्या ये रूप माना जाए कि आप मतलब ज्यादा प्रिविलेज के साथ में जनता से ज्यादा गहरे जुड़ते हैं, या लोकतंत्र की भावना के खिलाफ आप इसको किस तरह देखेंगे? देखिए, अभी भी हमारा देश बहुत ही फ्यूडल देश जी। है। उसमें जो हम बात कर रहे हैं, लोग अभी भी मानते हैं कि भाई राजा कोई लीड करने वाला आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सही है कि मिडिल क्लास में जो ये वर्ग है उसमें सादगी का इम्पैक्ट है। मिडिल क्लास, लेकिन जो नया वोटर है, जो यूथ है 30-35 साल का, जो मेजोरिटी में होने वाला, उसकी सोच क्या लगती है? मुझे लगता है उसको भी। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का उदाहरण ले लीजिए। जब अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने और मेट्रो से रामलीला ग्राउंड आए, जी, तो उसको बहुत अप्रिसिएट किया गया था। यंग तबके ने भी किया, मिडिल क्लास तबके ने भी किया। भाई, सादगी से रहने वाली बात है, और थोड़ा भी इधर उधर होता है तो क्रिटिसिज्म आना शुरू हो जाता है। तो एक हमारा देश एक होमोजेनियस देश नहीं है, ये सत्य है। उसमें अलग अलग, तो उसमें अलग अलग तरह के, उसमें अलग अलग, लेकिन संभव ही नहीं है ये वीआईपी संस्कृति का खत्म हो सकना। नहीं, मैं मानती हूँ बिल्कुल संभव है, अगर कुछ लोग इसकी रियली खिलाफत करें। आज जो पॉलिटिशियन को एक डर्टी वर्ड की तरह देखा जाता है, वीआईपी कल्चर उसका कारण है। उसका कारण है, और ये खुद नेता जमात को सोचना चाहिए इस पे। सोचना चाहिए, और कोई पार्टी या ग्रुप ऑफ पीपल इस चीज को आवाज बुलंद करेंगे तो मुझे लगता है बहुत इसका असर होने वाला और है। इस पर भी मतलब मेरा ये कि भ्रष्टाचार के बाद ये दूसरा नंबर एक इश्यू जो कि जनता की नब्ज को छूता है। बिल्कुल छूता है, क्योंकि कानून के सामने किसी लोकतंत्र में सब बराबर हैं, और कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। लेकिन ये जमात है, वो मानती है हम राजा हैं, नए राजा हैं। जी, नहीं तो उसमें ये कि नई पीढ़ी के जो नेता आ रहे हैं, जो भले युवा हो, ये उनमें कुछ इसको लेकर चिंता है, या सब एक ही डर्रे में सोच रहे हैं, भले नए हो पुराने नेता हो? नहीं, मुझे लगता है नई पीढ़ी वालों की कुछ खास इस पे पहल नहीं है, अलग राय नहीं है, अलग पहल नहीं है, सब जो एक ही डर्रे में बंधे हुए हैं। मुझे लगता है इसके बारे में सोच भी नहीं है, और कुछ करने का इरादा तो बहुत दूर की बात है। जी नीरजा जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यही खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।